वादे हैं किए खुद से हमने, ये जमीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। दर के सवाली शाहे मदीना, शाहे मदीना। मसलक है तेरा मुश्किल कुशाए, तूने जहाँ की किस्मत चलाई। तो अगर ना होता, तो अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में। है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है कि कुछ लोग किसी तौर पे आते भी नहीं याद, कुछ लोग किसी तौर भुलाए नहीं जाते। तबीयत ख़राब थी, ये जॉइंट वेंचर है। हम नाज़माबाद का बासी हूँ और रिजवी साहब से मेरे ताल्लुकात 8वीं क्लास में जब से हैं। हम बहुत तंग करते थे। दूसरी, ये इखलाक भाई जो हैं, ये मेरी कमज़ोरी भी है। जब मैं KSC में था तो इन्हें मैंने हमेशा अपने करीब रखा। अब ये जॉइंट वेंचर है, उस निस्बत से मैं ओन करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरे से ज़्यादा आगे चल के इनकी मदद करनी चाहिए, ये उनका हक़ है। मेरी तबीयत ख़राब है, लिहाजा मैं इसी पे इत्तफ़ा करूँगा कि कुछ लोग किसी तौर पे आते भी नहीं याद, कुछ लोग किसी तौर भुलाए नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब बदरुल इस्लाम कादरी साहब, जनाब तहमास रिजवी साहब, डॉक्टर साहब हैदर इमाम रिजवी साहब, मुअज़्ज़ज़ वकला और मेरे मज़दूर दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जिस तरह बताया गया कि रशीद रिजवी साहब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम कानून में, उन्होंने हमेशा वो चाहते तो आजर की तरफ से जो है उसकी मदद करते, वहाँ से फीसें भी बड़ी मिलती हैं, मगर उन्होंने हमेशा मजदूरों के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ की। जो हो उनसे बन पाया, उन्होंने भरपूर कोशिश करके मजदूरों को भरपूर रिलीफ दिलवाया और उन्हें सुरखरू करवाया। दोस्तों, इसी तरह हैदर इमाम रिजवी साहब, सलाउद्दीन साहब, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने हमेशा KSC लेबर यूनियन के लिए अपनी भरपूर तावन और तवानाइयाँ सर्व करते हुए इनके लिए भरपूर कोशिश की। KSC लेबर यूनियन
पिछले 12 साल से हालात के जबर का मुकाबला कर रही है। KESE लेबर यूनियन के तकरीबन सैकड़ों लोग इस जिद्दोजहद में अल्लाह के पास चले गए और आज भी हजारों की तादाद में लोग परेशान हैं और दाद रसी के मुतमन्नी हैं कि उनकी दाद रसी हो सके। तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से कि मजदूरों के लिए मजदूर अल्लाह का दोस्त होता है। अल कासिब हबीबुल्लाह, मजदूरों के लिए जहां आप अपनी प्रैक्टिस में दूसरे अपने मामलात को लेके चलते हैं, थोड़ा सा टाइम मजदूरों के लिए सर्व करें, अल्लाह ताला भी इसमें राजी होगा और इनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी। दोस्तों, ये तवील जिद्दोजहद लेबर यूनियन ने जो है लड़ी है, तवील जिद्दोजहद के मुतबादल उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। मुसलसल कोर्ट कचहरी में उन्हें एक कोर्ट से फारिग होते हैं, दूसरी कोर्ट में चले जाते हैं। तो अब जो है इलेक्शन में जो कराची बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार के उनकी आमद है। इस हवाले से हाई कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट तहमास रिजवी साहब हैं, जो कि रशीद रिजवी साहब के साहबजादे हैं, जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह दामे दर में सुखने इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे, कामयाब कराएंगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेबर यूनियन के चेयरमैन इखलाक साहब का मशकूर हूँ। हर दौर में, हर वक्त में मजदूरों का साथ दिया है। मजदूरों का साथ दिया है और ईमानदारी और सच्चाई से हर वक्त भरपूर तरीके से मजदूरों का साथ देते आ रहा है। मुझे फ़ोन करके इखलाक साहब ने कहा कि रशीद रिजवी साहब का बेटा हाई कोर्ट बार में एज ए जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट आ रहा है, तो आप लोग जितने वहाँ पे मदीर में दोस्त हैं वो उसको सपोर्ट करें। कल नहीं परसों रशीद रिजवी साहब का बेटा वहाँ पे आया था मदीर बार में। मैंने उसको कहा कि हमारा एक ग्रुप है ULF, यूनाइटेड लॉयर फोरम, 8 साल से कंटिन्यू जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट जो है हमारे ग्रुप से जीत के आ रहा है। मैं अपने पूरे ग्रुप को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि रशीद रिजवी के बेटे को सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा पूरा ग्रुप ULF यूनाइटेड लॉयर फोरम इंशाअल्लाह रशीद रिजवी के बेटे को इंशाअल्लाह सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह भारी वोटों से इंशाअल्लाह जीत के आ जाएगा। बारे में इतना इल्म नहीं था कि प्रोग्राम किस किस्म का है, मगर मैं सरदार इखलाक साहब का नाम सुन के यहाँ आया हूँ और मैंने किताबों में पढ़ा था कि मजदूर यूनियन का लीडर क्या होता है, तो आज उसकी शक्ल सरदार इखलाक साहब और उनके जो साथी हैं उनके साथ है, जो 2011 से अपने वर्कर के लिए दिन रात हर मकाम पे एक जदोजहद का नाम है, वो सरदार इखलाक है, जिसने न अपने बच्चों को न अपने रिश्तेदारों को देखा, जिसने दिन को भी और रात को भी इस जदोजहद में मसलसल कोशिश की, मारे खाई, मगर आज उनका एक मकाम है। वो मकाम यह है कि हक की खातिर चाहे शायद उनके साथ कम लोग हों, फिर भी वो हक में हैं। अल्लाह ताला उनको उस मकाम देगा, मगर कोर्स के मामलात होते हैं, मगर कोर्स में भी ये देखना चाहिए कि जो लोग हक पे हैं, जो हक मांगते मांगते इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका क्या होगा। मगर मेरा अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन उस कितारे में खड़ा करेगा
कि एक बंदा दिन रात एक जदोजहद में था, उसका साथ देने वाले चाहे कम थे मगर फिर भी वो हक पे था। तो मैं दोस्तों के इलेक्शन है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं इस इखलाक साहब के प्रोग्राम में आया हूँ। जनाब बदरुल इस्लाम कादरी साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे नहायत काबिल एहतराम दीगर वकला साथी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले माजरत चाहूँगा कि आप लोगों के दरमियान मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा, क्योंकि आज हमारा फुल काउंसिल का सिंध बार काउंसिल का इजलास था और वो पहले से शेड्यूल था, लेकिन बहरहाल उस वो 3:45 ख़त्म हुआ और आई रश टू दिस प्लेस और फौरी तौर पे पहुँचना था क्योंकि इखलाक साहब का हुक्म था। और मेरे लिए ये ताल्लुक़ कोई नया नहीं है, जैसे अवान साहब ने फरमाया, मंगल साहब ने कहा, हमारे कादरी साहब ने कहा, बात कही। बात यह है कि दोस्तों हम लोग अपना हर साल एक इलेक्शन के प्रोसेस में जाते हैं, हर साल एक दोस्तों का जुर्मट होता है, जो जाहिर बात है कि इस प्रोसेस के साथ जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हमारी सपोर्ट में भी आता है। और वजह सपोर्ट करने की जो होती है, क्योंकि ये आप सब लोग काले कोट वाले बैठे में, जैसे हमारे शिराज साहब ने फरमाया कि एक ये जो हम लोगों का एक बेसिकली इलेक्शन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है, एक तो तरफ तो ये एहतसाब होता है, हर साल जब आप इलेक्शन के प्रोसेस में आते हैं तो वकला के यहाँ ये एक बड़ा खुद एहतसाबी का अमल है, जिसमें वोटर ये देखता है कि इन्होंने इनकी खिदमात क्या है, इनके काम क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये काला कोट जिसकी इस मुल्क में, ख़ास करके मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो है हमारे यहाँ का रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम के अंदर गरीब और अमीर की जो तफरीक है इंसाफ में, उस पे नजर रखना। दोस्तों आप जानते हैं कि एक एक्टिव बात जब वो किसी के हक के लिए बात करती है, जब पाकिस्तान की गरीब अवाम की बात करती है, इस आइन की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, तो उसकी ताकत इतनी मजबूत आवाज बन के उभरती है कि उसके सामने बड़ा सा बड़ा डिक्टेटर हो, बड़ा सा बड़ा मैं कह सकता हूं कोई एम्प्लॉयर हो, हुकूमत हो, वो घुटने टेकती है। मुझे याद है जब मैंने अपने सीनियर जनाब रशीद रिजवी साहब के साथ प्रैक्टिस का आगाज किया, तो कुछ अरसे बाद ये तहमाज रशीद रिजवी ने भी ज्वाइन किया, उनको पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद। तो हम ये बात बड़ी तवातुर के साथ महसूस करते थे कि जाहिर बात है वो हमारा तरबियत का फेज था। मैं देखता था कि रशीद साहब के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स भी आते थे, उस दरमियान में मजदूर यूनियंस भी आती थी, लेकिन मजदूर यूनियन का केस अगर रात 11:15 बजे भी आया, और इस चीज का मैं खुद विटनेस हूं, ये मैं वो बात बता रहा हूं आपको, मैं उनके ऑफिस का पास रात 11:15 बजे भी एक केस आया तो उन्होंने हमें फाइल दी, उन्होंने कहा सुबह 8:15 बजे इस केस में हमें अपेयर होना है, वरना ये मजदूर का जो शोकॉज नोटिस है वो डिसमिसल में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये ट्रेड यूनियन जो है इसकी एक्टिविटीज पे पाबंदी लग जाएगी, या IRA जो है वो किसी किस्म की कतगन का शिकार हो जाएगा। चुनाचे मैंने तो इस माहौल में जब तरबियत हासिल की तो मुझे एक बात का एहसास हुआ। पहले मैं सोचता था कि यार इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स रशीद साहब को इंगेज करने के लिए आते हैं और वो इनकार कर देते हैं कि जी मजदूर के खिलाफ अपियर नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक मरतबा का, मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, देखें यहाँ जो दोस्त बैठे हुए हैं वो मजदूर दोस्त है। हमारी ख्वाहिश ये है, हार जीत से कतई नजर, ये नजरिया जो है पाकिस्तान में पनपना चाहिए
एक तरफ वो कुव्वतें हैं जो मजबूत से मजबूत तर हो रही हैं, जो पैसे खर्च कर रही हैं, जो आइडियोलॉजीज को नहीं मानती, वो कहती हैं कि बार का काम ये सब नहीं है, इन हुकूक पे बात करना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो कुव्वत आए आपकी सूरत में हमारी हिम्मत अफजाई करती है, जो ये बताती है कि नहीं, हमारा काम हर मजदूर, हर गरीब, हर आम पाकिस्तानी जो इस वक्त मसाइल का शिकार है, जिसके राइट्स पे कदगन लगाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंक्रोच हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन है, उसके लिए बोलना हमारा फर्ज बनता है काले कोड की हैसियत से। दोस्तों, मैं रशीद साहब के पास था, एक शुगर फैक्ट्री वाले कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी कि हमें आपको एंगेज करना है। मुझसे नीचे मुलाकात हुई, एक कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हमें एंगेज करना है और हमारी 4-5 शुगर फैक्ट्रीज हैं, पेशावर में भी है, सिंध में भी हैं, आपका दीगर पंजाब के हिस्सों में भी मौजूद हैं। तो मैं रशीद साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी जो फीस होगी हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बात है करीबन उस वक्त जब ये तहरीक चल रही थी वकला की, हमें ज़ाहिर बात है कोर्ट प्रोसीडिंग से बाइकॉट और दीगर मसाइल का भी सामना था। रशीद साहब के पास गया, मैंने कहा सर इस तरीके से साहब आए हैं, आपने इनको भेज दिया था कि नीचे बात कर लो, ये एम्प्लॉयर की तरफ से एंगेज करना चाहते हैं मजदूरों के खिलाफ। आप यकीन करें, मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बता रहा हूँ, जिसने मेरी भी तरबियत में एक रोल प्ले किया। तो रशीद साहब ने कहा यार ये उन मजदूरों को निकालने आए हैं जो उस शुगर फैक्ट्री का हिस्सा है, या उनके डिसमिसल ऑर्डर पर डिफेंड करवाने मुझसे आए हैं। यार ये काम मुझसे हो नहीं सकेगा, आप इनको मना कर दें, मेरी मुलाकात की भी जरूरत नहीं है। ये वो बात है, क्योंकि मैंने रशीद साहब करीबन 13-14 साल गुजारे, उस चीज को मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि यार किस तरीके से किसी मजदूर के हुकूक पे प्रैक्टिकली उन्होंने बताया कि किस तरह से काम करना है। जब आप ठोकर मारते हैं ना, बहुत मुश्किल काम है किसी वकील के लिए कि शाम को कोई ब्रीफ लेकर आए, कोई 50,000 लाख रुपए का भी ब्रीफ लाता है तो वकील कहता है यार हम तो काम कर रहे हैं, हम तो वकील हैं, हम कोई मजदूरों के। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा यार ये हमारी आइडियोलॉजी है। फिर IRA हुआ, ये इखलाक साहब बैठे हुए, IRA चैलेंज हुआ, उसको डिफेंड किया। परवेज मुशर्रफ ने IRA 2002 प्रोमलगेट किया, वो IRA 2002 प्रोमलगेट होने के बाद हमने उसको चैलेंज किया कि ये एक सिया कानून है, इस कानून के अंदर EOBI की ट्रेड यूनियन को निकाल दिया गया एक साजिश के तहत। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा उस वक्त चैलेंज करना जो जज हजरात उस वक्त मानते नहीं थे, बाद में सबने देखा कि उस EOBI में से 70 से 80 अरब रुपए गरीब मजदूरों के लेकर उस वक्त के चेयरमैन हजरात भाग गए मुल्क से, 80 अरब रुपए हमारे उधर से। लेकिन बहरहाल तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग थे जो हक नहीं रखते थे, उनको जो डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते उनको फारिग करवाया उन मजदूर तंजीमों ने। मजदूर तंजीम वहां पे रेस्टोर हुई और यूनियन रेस्टोर हुई। देखे, ये एक ऐसी हिस्ट्री है, हमें पार्टिसिपेट करना है, कतरा कतरा करके आप जो है आपकी कुव्वत बनती है। बहुत मुझे पता है बड़े मजबूत लोग हैं ये जो बैठे हुए हैं। बहुत दिल वो होता है कि जी लोग कहते हैं यार आप फला के वकील बन जाएं, क्यों बन जाएं, इनकी कौन नुमाइंदगी करेगा, इस जहन की नुमाइंदगी कौन करेगा, क्योंकि हमारा काम है मजलूमों की नुमाइंदगी करना। इस काले कोड का और इस बार एसोसिएशन का काम है। और मुझे उम्मीद है कि तहमाज रशीद रिजवी अगर आपके कीमती वोट और सपोर्ट से मुंतखब होता है, जैसे मुकर्ररीन ने मुझसे पहले कहा, और मुझे इनके इखलास, इनकी मोहब्बतों पे मैं यकीन करें काबिल फख्र हैं ये मोहब्बतें। ये जो गैदरिंग्स होती हैं, इन गैदरिंग्स में वो आते हैं, ये कोई जलसा नहीं है, ये वो गैदरिंग है जिसमें समझते हैं लोग कि हम जा रहे हैं किसी खास की सपोर्ट के लिए, एक खास नजरिए को परवान चढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूं तहमाज आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है कि आपने उस तबके की नुमाइंदगी करनी है, काला कोट पहन के बार एसोसिएशन में जाके वकला की नुमाइंदगी करके, जो तबका जिसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ दबाया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसके लिए लेजिस्लेशंस होती हैं दिखावे के लिए, जिस लेजिस्लेशन पे कभी अमल दरामद नहीं होता। तहमाज साहब अगर सिंध हाई कोर्ट इन तमाम चीजों को उठाए तो मैं नहीं समझता, कोई वजह नहीं है इतनी बड़ी बार एसोसिएशन के आगे आने के बाद कि आपके ये अहम मुकदमात, जिनके अंदर के इलेक्ट्रिक की जब प्राइवेटाइजेशन थी, सलाउद्दीन अहमद ने चैलेंज की, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने सिंध हाई कोर्ट में, आज भी वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हमें आज खुशकिस्मती है हमारी कि जस्टिस काजी फैज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने भी इसी तरीके से इस प्रोसेस को गुजरे थे,
उनको भी इसी तरह से हटाने की कोशिश की गई जैसे एक आम मजदूर को 20,000 वाले मजदूर को हटाने की कोशिश की जाती है, और उसी सेगमेंट ने हटाने की कोशिश की। आप यकीन जाने, आप सब लोग इस तारीख के गवाह हैं, उसी सेगमेंट ने हटाने की कोशिश की जो सेगमेंट आपको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, इन वकीलों को बर्दाश्त करने के तैयार। उसको एक ऐसी बार चाहिए जिसको वो डिक्टेट कर सके, उसको एक ऐसी बार चाहिए जो किसी बात पे बात ना करे कि जी मिलिट्री कोड कैसे बन गई, कैसे लोगों का ट्रायल हो रहा है आर्टिकल 175 की वायलेशन में, कैसे तमाम चीजें हो रही हैं। उनको एक बार ऐसी चाहिए जो सर झुका के खड़ी हुई हो, जिसका काम। लेकिन हमने एक अहद किया है कि हम सर उठा के जिएंगे, हम सर उठा के जिएंगे, और इंशाअल्लाह ताला तहमाद साहब, आपका फतह का सूरज, आज इन दोस्तों को देख रहा हूं जो सिंसियर फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं, आपका फतह का सूरज तुलू होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आपकी और काले कोट की जीत नहीं होगी, पाकिस्तान के गरीब अवाम की, और यहाँ बहुत सारी तादाद, बड़ी तादाद में मजदूर जो बैठे उनकी जीत। कादरी साहब, हैदर इमाम, रिजवी साहब, मेरे काफ़ी दोस्त फेमिलियर मुझे नज़र आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज ये गैदरिंग जो सजाई गई है तमास रशीद रिजवी के ऑनर में है, और तमास रशीद रिजवी उस शख्स के सपूत हैं जिनका नाम रशीद रिजवी साहब है। मेरे से ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके अपने आप को सेक्रीफाइस करना, और मैं समझता हूँ रशीद रिजवी साहब का खून ही तमास रशीद रिजवी के रगों में दौड़ रहा है। बातें तो बहुत की, हैदर भाई ने सब कुछ तकरीबन समंदर को मूजे में बंद कर दिया, और मैं भी इसी ग्रुप से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बना। ये आप लोगों की वोटों की ताकत ही थी जिसने एक नजरिए को परवान चढ़ाया। हम बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जिसमें 6,500 वकील इनरोल्ड है, और इस वक्त सिंध की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, जिसमें बाकायदा तौर पे अगर कायदाना सलाहियतों वाले लीडर नहीं मौजूद होगा तो आप नजरिए परवान नहीं चढ़ा सकते। आपके स्टेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, ख्वाह लेबर की हम बात करें, वकीलों की बात करें, वकीलों की वेलफेयर की बात करें, वकीलों के लिए रूल ऑफ लॉ की बात करें। ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप के मरहून मिन्नत है, ये इनके सहरा इनके सर पे जाता है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मुझे बताने दीजिएगा वो कौन सा वकीलों का ग्रुप है जो के सामने खड़े होके आमिर के सामने डट जाता है, आर्मी चीफ को ललकारता है। वो कौन सा वकील है, जो कौन से वकीलों का ग्रुप है जो खुलेआम उनको चैलेंज करता है। क्या मफादात सबको पसंद नहीं है? मफादात सबको अच्छे लगते हैं। इस हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं भी चलूं, मैं भी शॉर्टकट करूं, मगर क्या इन लोगों को जरूरत महसूस नहीं हुई? रशीद रिजवी साहब की 55 साल तारीख है जद्दोजहद की, आप देख लें कितनी चीजें उनको ऑफर की गई। पीसीओ के तहत उन्होंने हलफ लेने के लिए इनको क्या कुछ नहीं किया गया, उन्होंने ठुकराया। उन्होंने स्ट्रीट पे रहते हुए अपने जितने मजदूर बहन भाई, वकला भाई जो नीचे के लेवल के निचले तबके में, उनके साथ रहना पसंद किया। आज भी देखें वो कराची बार एसोसिएशन में आते हुए कभी कतराते नहीं है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आते हुए कभी कतराते नहीं है। तमास रशीद रिजवी 2007 में उस वक्त से बाकायदा पॉलिटिक्स में इन है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 2007 में वकला तहरीक थी, अपने आबोताब पे थी, तो उस वक्त के डिक्टेटर ने सब वकीलों के ऊपर शब खून मार के उनको परीटी स्टेट में जमा करा दिया गया, अरेस्ट करा के। तो किसी ने कहा कि जी एक रशीद रिजवी साहब के बेटे हैं, दूसरा सलाउद्दीन है जो कि इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस के बेटे हैं, इनको छोड़ दिया जाए, बाकी वकीलों को रखा जाए। तो इन दो मर्द मोमिन ने कहा कि जी जब हमारे दूसरे वकला साहबान रिलीज होंगे पहले तो हम बाद में रिलीज होंगे। तो हर एक दोस्त के दोस्त हैं, साथ में सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ग्रुप में एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो तमास रशीद रिजवी की शक्ल में हम लोगों ने इनकी अपॉइंटमेंट की है, और मैं आप लोगों का सबका बहुत ज्यादा आप लोगों से इल्तिमास करता हूं, मुल्तमिस हूंगा, काइंडली कंसिडर कीजिएगा। इस वक्त आज के इस दौर में पाकिस्तान में जो तमास रशीद रिजवी के बारे में हम क्यों कहते हैं, देखें अगर मैं सब यहाँ पे अपने माशाल्लाह सब हमारे लेबर के काफी दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, अगर तमास रशीद रिजवी आप लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर ऑनरेरी सेक्रेटरी बनते हैं तो आप ये देखिए आपके जो मुकदमात में वो तमास रशीद रिजवी के बेटे के तौर पे नहीं पेश हो रहे होंगे,
वो ऑनरेरी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 6,500 वकीलों के वकील होंगे। तो आपके केसेस में जो आवाज जाएगी वो ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पे जाएगी। एक पॉजिटिव इमेज सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और हाई कोर्ट में भी जाएगा। तो ये हम लोगों की सबकी नस्लों का सवाल है। मेरे कुछ माशाल्लाह काफी सीनियर दोस्त वगैरह भी काले कोट वाले भी बैठे हुए हैं। देखें, हम बात ये करते हैं कि इस वक्त एज ऑफ टुडे आप बात करें, हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त कायदाना सलाहियतों वाले लीडरशिप के फुकदान है। आपके 43 करोड़ रुपए एट स्टेक बैठे हुए हैं। आप ही लोगों ने वोटों से मुझे अपॉइंट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूं कि मैं कस्टोडियन रहा। आज तक उस पैसे को मैंने हिलने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों का सेक्रेट ट्रस्ट था। अगर यही चीज कंटिन्यूएशन में आएगी तो ये चीजें आपके और आपकी आने वाले नस्लों के लिए प्रोटेक्ट रहेंगी। हमेशा हमारे ग्रुप से जो 4, 5, 6 लोग आप लोगों के वोटों से जो भी बने सामने आए, खिदमत का हमको मौका मिला। आप यकीन मानिए आप लोगों के सामने हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई एक धेले की करप्शन नहीं है हमारे पे, कोई साबित नहीं कर सका। फखरुद्दीन से लेके आबिद फिरोज तक हो, हैदर इमाम से लेके काशिफ हनीफ या काशिफ फराचा तक हो या इस नाचीज तक हो, तो हमने यही हमेशा समझा कि अपने वकला बहनों भाइयों की खिदमत हमारे लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और मेरी अगेन मुअद्दबाना इल्तिमास है, काइंडली तमास रशीद रिजवी को सिलेक्ट कीजिएगा। ये बहुत अच्छी चॉइस होगी। थैंक यू वेरी मच। रहीम, जनाब बदरुल कादरी साहब, जनाब हैदर इमाम रिजवी साहब, जनाब डॉक्टर खालिद साहब, मेरे बाकी तमाम सीनियर हजरात, जनाब इखलाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले मैं इखलाक साहब और इनके दोस्तों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की, मेरे ऑनर में एक इवेंट तश्कील किया। इखलाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक रिलेशनशिप रही है पिछले 10-15 साल से। हमने देखा है एक स्ट्रगल थी आपकी, मेरे वालिद साहब रशीद रिजवी साहब की, कि जो लेबर यूनियन ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बल्कि EOBI की, स्टेट लाइफ की और बेतहाशा लेबर यूनियन जिनके लिए हम लोगों ने अपेयर हुआ है, मेरी इस किस्म की लेफ्ट की सियासत की तरबियत आपकी वजह से, आपकी लेबर यूनियन की वजह से और आपकी जिद्दोजहद की वजह से हुई। मुझे यकीनन अपने वालिद साहब की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन जो एक्सपोजर, जो चीज़ें आपसे और आपके दोस्तों की वजह से मुझे सीखने को मिली, जो जज्बा आपके अंदर देखा मैंने अपने दोस्तों के लिए, जो कुर्बानियां आपने और आपके दोस्तों ने दी, मैं नहीं समझता कि मैंने अपने इतने शॉर्ट टेन्योर में कहीं देखी हो। और आपकी यही कुर्बानियां और जद्दोजहद देख के आज मुझ में भी ये चाहत आती है कि मैं भी अपनी लेबर यूनियन यानी कि अपने बार एसोसिएशन के लिए भी कुछ करके दिखाऊं। मैं समझता हूं कि आपकी जिद्दोजहद के साथ बार का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझता हूं कि हर वकील को अपना कीमती टाइम एटलीस्ट लेबर यूनियंस को देना चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली हमारी बात खामोश है। हम ये देखें, एक बेसिक सा एक छोटा सा मसला है लेबर यूनियन वालों का, NIRC में और लेबर ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को बिठाया जाता है, अब तो PCO जजेस को भी बिठाया जाता है। ये वो जज हजरात हैं जो कोई काम वाम नहीं करते हैं, पेंशन भी ले रहे हैं और लेबर यूनियन की केसेस अभी भी एक स्टैग्नेंट हालत में वहां पेंडिंग है। हमारा ये मानना है और ये हमारे मैनिफेस्टो में है कि यंग ADJs को आपको प्रमोट करना चाहिए। ये ना सिर्फ लेबर यूनियंस के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि वो अगर हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, FBR में हो, कस्टम्स के ट्रिब्यूनल्स में हो, ये सब अपना टेन्योर करके जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो एटलीस्ट इनके पास इतना एक्सपोजर होगा कि वो एक अच्छा हाई कोर्ट का जज साबित होंगे। ना कि आप हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को यहाँ बिठा दें ट्रिब्यूनल्स में और NIRC में कि वो कोई काम ना करें। हमने इखलाक साहब, आपकी इजाजत के साथ चाहूंगा, आपका एक और आपके दोस्तों का एक अहम किरदार रहा है वकला तहरीक में। हम जानते हैं कि शाना बशाना चली पूरी लेबर यूनियन आपके अंडर। जो कामयाबी
हमें वकला तहरीक को मिली, हम ये खड़े होकर नहीं कह सकते कि सिर्फ ये वकला की कामयाबी थी, ये कामयाबी लेबर यूनियंस की भी थी। इसको कामयाब करने में लेबर यूनियंस का एक बहुत अहम और बहुत बड़ा किरदार है। यहां से बसें भर के लेबर की गई हैं इस्लामाबाद, इखलाक साहब गवाही देंगे। यहां इनके साथ तमाम कराची के लेबर लीडर्स मौजूद थे। हमने बहुत कुछ सीखा उस तहरीक में। हमने अपनी सियासी जो तालीम है उस तहरीक में हमने सीखी। हमने रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट बार और एक एफिशिएंट जुडिशरी के भी ख्वाब देखे। आज अनफॉर्चुनेटली देखने को आता है कि जुडिशरी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई जिस मुकाम पे हम उस तहरीक के दौरान चाहते थे कि पहुंचे। आज एक आम वकील जाता है तो चाहे उसका केस जैसा भी हो, मैं नहीं समझता कि किसी जज का ये हक बनता है कि किसी बदसलूकी से वो किसी वकील से पेश करे। आज कोर्टों में कोई काम नहीं होता है, बार और बेंच के डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, बेंच के भी दरमियान जजों में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। मैं समझता हूं कि बार को एक बहुत बड़ा किरदार अब निभाना है, ना सिर्फ वकीलों की वकालत करनी है, ये समझाना है कि आप वकीलों से बदसलूकी से पेश नहीं आ सकते, बल्कि आने वाला वक्त जिसमें एक अब नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब आप देख रहे हैं और एक नया चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जो अगले हफ्ते आने वाले हैं, एक नया इलेक्शन प्रोसेस जो शुरू हुआ है जिसमें नेशनल इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शंस नजर आ रहे हैं, एक साफ आईनी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। इसमें आपकी बार कहां खड़ी होगी? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ेगी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाएगी? मैं समझता हूं कि बार का रोल होना चाहिए आइन को डिफेंड करना। हमारी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो काला कोट पहनती है, हमें सिर्फ और सिर्फ काले कोट की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अगर आप दोस्तों ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों की नुमाइंदगी उसी तरीके से करूंगा जिस तरह मेरे बड़े बुजुर्गों ने की, मेरे वालिद साहब ने की, मेरे सीनियर जनाब मुनीर मलिक साहब ने की, मुझसे पहले जनाब बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ने की, मेरे यहाँ बैठे हुए भाई सैयद हैदर इमाम रिजवी साहब ने की। मेरा आप लोगों से यही वादा है कि अगर इंशाल्लाह जीत कर आया तो जो सियासत मेरे वालिद साहब ने और मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है, जो लेफ्ट की सियासत, जो लेबर की सियासत, जो लेबर को प्रोटेक्शन की और लेबर को फैसिलिटेट करने की सियासत है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और एक रूल ऑफ लॉ की सियासत होगी, मैं उस पे कायम ध्यान रखूंगा और उसी पे आगे जद्दोजहद करूंगा। आप सब दोस्तों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इखलाक साहब और उनके सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप इधर खड़ा होकर आप सब दोस्तों से खिताब कर सकूं। जनाब तेमास रिजवी साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब और मेरे मोहतरम जो मेन आदमी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ आप तमाम साथियों का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हैदर इमाम रिजवी साहब का यहाँ आना और तेमास साहब के यहाँ तशरीफ़ लाना ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। ये इस जगह पे रशीद रिजवी साहब बारह तशरीफ़ ला चुके हैं, आप आज वो बीमारी की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए। हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि रशीद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है मज़दूरों के हवाले से, IRA-12 के हवाले से, इसी तरह से हमारे जो स्ट्राइक का मामला हुआ, हमारी जो प्राइवेटाइजेशन का मामला हुआ, उसमें रशीद साहब का एक तारीख़ी किरदार रहा है। उनके साथ उनके रुफ़का का भी एक तारीख़ी किरदार रहा है। आज हम जिस मुश्किल सूरत हाल में यकीनन रशीद साहब के रुफ़का का और उनकी ज़ाती कोशिशों का अमल दखल है, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक जो है ना अपने साथियों के साथ जो है किसी हद तक जो है ना अपनी यूनियन को बहाल रखने में भी कामयाब हुए हैं। हालांकि जो सूरत हाल है वो काफ़ी पेचीदा है। यहाँ पर मज़दूरों के कवानीन को नहीं माना जाता है। यहाँ पर जो जालिम किस्म की जो है मैनेजमेंट है उसका रोल हमेशा मनफी रहा है। उसने मेहनत कोशों को हमेशा क्रश किया है, कुचला है और उसके मफादात को हमेशा पसे पुष्ट डाला है।
आज आप बड़े हैरान होंगे, मुझे ये बात ये मुनासिब नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि कराची इलेक्ट्रिक वो बदकिस्मत इदारा है जिसके मुलाजमीन जो है वो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो 2011 में उनका 2009 में उनका चार्ट ऑफ डिमांड हुआ था, और वो जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो हर 2 साल के बाद कानूनी तौर पर होना था, लेकिन वो चार्टर ऑफ डिमांड नहीं हो सका है। और 2011 से लेकर 2023 तक जो है ना वो चार्ट ऑफ डिमांड लेके बैठे हुए हैं। ये इन्होंने यहाँ कराची इलेक्ट्रिक के अंदर जो है रिविजन ऑफ पे स्केल नहीं किया। आप हैरान होंगे कि जो मिनिमम पे स्केल है, मिनिमम वेज है, वो 32,000 रुपये है, और हम 12,000 और 18,000 के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सारी सूरत हाल बदतरीन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जदोजहद है, हमारी कोशिशें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे कि हमारी कोशिशें किसी हद तक बारावर हों, ताकि ये मेहनत कशों को बुनियादी हुकूक मिल सकें। मैं समझता हूँ कि हम जब भी नज़र उठाते हैं तो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए हमें रशीद साहब और उनके रुफ़का पर नज़र पड़ती है। उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कि उनकी जो टीम है, ये यकीनन हमारा प्राइवेटाइजेशन का केस है वो सिंध हाई कोर्ट से चल के सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और जैसे यहाँ बताया गया कि सलाउद्दीन साहब उसकी पैरवी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो केस जो है वो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से भी सुरखरुई के बाद बड़ी उम्मीद है कि वो सुरखरुई मिलेगी। इसी तरह से हमारे छोटे केसेस है, तकरीबन 150 लोग हैं जो जिनको बहाल कर दिया गया है, उनको नौकरी पे बहाल नहीं किया जा रहा, कोर्ट ने बहाल कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं हमारे जो बुनियादी तौर पर रुके हुए। रशीद साहब उसकी और उनके रुफ़का उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, और हमारी जदोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी, और आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए दुआगो हैं। आप जिस तरह की जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे लगाएंगे, हम इंशाल्लाह पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। चाय का इत्माम है, आप तशरीफ रखें ताकि आपको चाय पिलाई जा सके। बहुत शुक्रिया आप।